हिंदी साहित्य दीप इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आप नए होंगे तो हिंदी साहित्य दीप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। सेट नेट एमपीएससी एग्जाम 2025-26 के प्रति आपके मन में कोई डाउट हो तो इस नंबर पर कॉल जरूर करना। व्याकरण के अंतर्गत हमने इसके पहले वर्ण विचार, स्वर विचार, साथ में व्यंजनों की दृष्टि से उच्चारण के भेद, व्यंजनों के भेद को लेकर भी चर्चा की है। इसके कई वीडियो मेरे YouTube चैनल पर आपको मिलेंगे, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण और मायने रखता है, क्योंकि आम तौर पर आदमी जो है ध्वनि यानी कि आवाज के उच्चारण के तौर पर ही गलतियां करता है, और उसकी उत्पत्ति कैसी होगी, उसके स्थान कौन से हैं, इसके बारे में, उसकी जगह कौन सी है, उसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। चलो देखते हैं। ध्वनि उत्पत्ति के स्थान। ध्वनि यानी कि आवाज आप सबको पता है, उत्पत्ति यानी कि निर्माण होना के स्थान, या यूं कहे कि उच्चारण स्थानों पर एक नजर डालनी चाहिए जो ध्वनि उच्चारण को संभव बनाते हैं। हम जानते हैं कि उच्चारण का सामान्य अर्थ है ध्वनि अथवा मुख से वर्णित को बोलना या कहना है, और इस प्रक्रिया में हमारे मुख के बहुत से भाग सक्रिय होते हैं। ये मुख के भाग, या उन्हें हम अवयव कह सकते हैं, यही उच्चारण स्थान है। जैसे निम्न चित्र द्वारा उच्चारण अवयवों को आधारित अधिक सरलता से समझा जा सकता है। जैसे अब इसके पूरे 22 जो है मूलतः उच्चारण स्थान दिए गए हैं उच्चारण के अवयव को ध्यान में रखते हुए। जैसे नंबर एक जो है देखिएगा, इसमें नंबर 1 यहां पर है, सामने दिखाई दे रहा है। ये क्या है? कंठ मार्ग है। कौन सा मार्ग है? कंठ मार्ग। नंबर 2 है भोजन नलिका। नंबर 2 है भोजन नलिका। इन सब का विश्लेषण जो है हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। वास्तविकता जो ध्वनि हमारे मुंह से बाहर निकलती है, आवाज हमारे मुंह से बाहर निकलती है, तो कितने अलग अलग प्रकारों के द्वारा, अलग अलग विशेषताओं के द्वारा, अलग अलग मार्गों के द्वारा वो सामने आती हुई दिखाई देती है। जब हम शब्द बोलते हैं तो वह कैसे सामने आता हुआ दिखाई देता है। जैसे भोजन नलिका नंबर 2 पर आएगा। स्वर यंत्र जो है नंबर 3 पर है। देखो स्वर यंत्र जो है कहां पर है? नंबर 3 पर, नीचे, है ना। आमाशय में जाने वाली ये नली है, स्वर यंत्र की नली जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको ना। उसके बाद नंबर 4 है स्वर तंत्र मुख। नंबर 4 नंबर जो है ये स्वर तंत्र का जो है ये मुख है, आपको समझ में आता होगा, दिखाई देता होगा। 5 जो है स्वर तंत्री, 5वां जो है ये स्वर तंत्री है, ये सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। 6वां जो है अभिकालन, अभिकालल, 6वां जो है ये अभिकालल है, ये दिखाई दे रहा है। और नासिक विवरण जो है 7वां, ये नासिक का जो है यह विवर है, विवर है इसे हम कहेंगे। मुख विवर जो है 8वां है, मुख का जो है विवर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये 8वां। उसके बाद 9वां जो है अलिजिह्वा, 10वां जो है कंठ, ये 9वां जो है अलिजिह्वा है, और 10वां जो है ये नीचे आने वाला कंठ है। 11वां जो है कोमल तालु, ये जो है 11वां कौन सा है? कोमल तालु है, ये दिखाई दे रहा है आपको। 12वां जो है मूर्धा, ये मूर्धा जो है यहाँ पर सामने आती हुई दिखाई देती है। उसके बाद 13वां जो है कठोर तालु, 13 जो है इसके आगे का थोड़ा सा आगे का भाग जो है वह कठोर तालु के रूप में उसको देख सकते हैं। और 14वां जो है वक्स, 15वां जो है दांत, ये वक्स है, और 15वां जो है दांत, ये सामने आता हुई सभी जो है ये दांत है। आगे देखो 16वां जो है ओष्ठ, ओठ, सामने ओठ जो है हमारे दिखाई देते हैं, वो 16 ओठ है।
17वां जो है जीवा मध्य, ये 17वां ये मध्य का भाग जो है जीवा का है, याद रखिएगा। 18 जो है जीवाणुक नोक जो है उसका यहाँ पर दिखाई देगा जीवा का। जीवा अग्र 19 जो है ये जीवा का अग्र भाग दिखाई देगा, और 20 जो है जिह्वा दिखाई देगी। मूल जिह्वा जो है 20 नंबर पर दिखाई देगी, ऊपर दिया गया है देखिएगा। और 21 जीवापथ और 22 जो है जीवामूल। 21 जो है जीवा ये पथ है सामने आता हुआ, और 22 जो है ये जीवामूल है। इन सबको ध्यान में रखते हुए देखो, और यहाँ पे नीचे की एक लाइन चली गई है, वो फेफड़ों की ओर जा रही है। 2 फेफड़े हैं और श्वास जाने का स्वाभाविक मार्ग जो है यहाँ से आता हुआ दिखाई देता है, सामने से आता हुआ दिखाई देता है। इन सबको ध्यान में रखते हुए हम जो है मूलतः ध्वनि के जो है उत्पत्ति की दृष्टि से जो है अलग अलग मार्गों को देखने वाले हैं। इन सबको मैंने अभी जो आपको सबको जो बताए हैं ये सभी इसके अंतर्गत के मार्ग हैं। अब इसके संदर्भ में एक भोलानाथ तिवारी जी, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी के कुछ विशेष परिभाषा के तौर पर हम उसको थोड़ा सा अधिक स्पष्टीकरण के तौर पर देखेंगे। उच्चारण अंगों की वह स्थिति जिसके द्वारा वायु मार्ग अवरुद्ध होता है या संकुचित होता है, उसे ही उच्चारण स्थान कहते हैं। अवरुद्ध यानी कि अलग प्रकार से जाना, संकुचित यानी कि कम दृष्टि से आगे पीछे के तौर पर उसको देखा जा सकता है। उसे क्या कहा जाएगा? संकुचित और अवरुद्ध के रूप में देखा जाएगा। अब नंबर 1 जो है कंठ और स्वर तंत्र, जैसे मैंने कहा। अब उपली उपले जिह्वा जो है यह कंठ या वो मार्ग है जहां हवा और भोजन दोनों गुजरते हैं, वह ध्वनि को गुंज प्रदान करती है। स्वर तंत्र नंबर 3, इसे वॉइस बॉक्स कहते हैं, यही से ध्वनि की शुरुआत होती है। नंबर 5, ये 2 पतले पर्दे होते हैं, जब हवा इसके बीच से निकलती है तो ये कंपन करते रहते हैं। उदाहरण स्वरूप में जैसे ध्वनिया, घोष ध्वनिया जैसे ग, ज, द बोलते समय इस इनमें अधिक कंपन होता हुआ दिखाई देता है। मूलतः कंठ और स्वर तंत्र की दृष्टि से हम देख रहे हैं। 5वां नंबर 4, स्वर यंत्र मुख। ये स्वर यंत्रियों के बीच के खाली स्थान को काकल या ग्लॉटिस कहते हैं। ह की ध्वनि यहीं से निकलती है। 6वां स्वर यंत्र मुख आवरण, यह एक ढक्कन की तरह होते हैं जो खाना खाते समय श्वास नली को बंद कर देता है ताकि खाना फेफड़ों में न जाए। 10वां है कंठ, जो है गले का वह हिस्सा जहां से क ख ग घ जैसी ध्वनियां निकलती है। नंबर 2 है मुख और नासिक मार्ग। नासिक का विवरण, जब हवा नाक से निकलती है जैसे म, न, ण और अंग अनुस्वार। मुख विवरण, मुंह के अंदर का पूरा खाली स्थान जहां जीभ और अन्य अंग ध्वनि को आकार देते हैं। अलिजिवा कौवा, जैसे कोमल तालु के अंत में लटका हुआ मसला भाग या नासिका मार्ग को बंद करने में मदद करता है। उसके बाद तालु और ऊपरी मुख का भाग। नंबर 3, कोमल तालु, मुंह की छत का पिछला नरम हिस्सा। उदाहरण के लिए क ख बोलते समय जीभ का पिछला हिस्सा इसे छूता है। आगे देखिएगा मूर्धा, कठोर तालु का वह सबसे ऊंचा हिस्सा है। जैसे मूर्धा के तौर पर ट, ठ, ड़, ढ़ बोलते समय जीभ वहां टकराती है। कठोर तालु, मुंह की छत का अगला सख्त हिस्सा। उदाहरण के लिए च, छ, ज, झ बोलते समय जीभ यहाँ स्पर्श करती है। वात्स, मुसड़ा यानी कि दांतों के ठीक पीछे का हिस्सा, जैसे स, न, ल बोलते समय जीभ का यहाँ स्पर्श करती हुई दिखाई देगी। अब देखो इसको बोलते समय भी आपको ये समझ में आता होगा कि हमारे जीवा जो है
कहाँ स्पर्श कर रही है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मुझे समझ में आ रहा है कि मेरी जीवा कहाँ कहाँ जो है सामने आती हुई, टच करती हुई दिखाई दे रही है। 4 दांत या ओठ। दांत, ऊपर के दांत उच्चारण में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए त, थ, द, ध दंत ध्वनियां है। ओष्ठ, ओठों के हिलने से कई ध्वनियां बनती है, जैसे प, फ, ब, भ, म। ओष्ठ ध्वनियां और उ और ओ यह स्वर है, जैसे स्वर है। जिह्वा, सबके सबसे सक्रिय अंग। जीभ को उसके स्थान के आधार पर कई भागों में बांटा गया है, क्योंकि यह अलग अलग जगह स्पर्श कर करके अलग अलग ध्वनियां निकालती है। जिह्वा, यह मुख्य है। जिह्वा नोक, जीभ का सबसे आगे का नुकीला हिस्सा, उदाहरण के लिए त वर्ग में प्रयोग होता है। जिह्वाग्र, नोक के ठीक पीछे का हिस्सा। जिह्वा जिह्वा मध्य, जीभ का बीच का भाग जो तालु को छूता है, उदाहरण के लिए यो ध्वनि है। जिह्वा पश्व, जीभ का पिछला हिस्सा, उदाहरण के लिए क वर्ग की ध्वनियां। और जिह्वा मूल जो है, यहाँ जिह्वा से जीभ गले से जुड़ी होती है। ये सभी 22 जो है अन्य अन्य 22 जो है, इसको लेकर हमने चर्चा की है। मूल ध्वनियों के मार्ग देखिएगा उत्पत्ति के तौर पर। अभी हम अन्य देख रहे हैं। आप नए होंगे तो आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को दबाना। हिंदी साहित्य दीप इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको हिंदी कोर्स जो है उपलब्ध करा कर दिया जाएगा, हिंदी मार्गदर्शन कोर्स उपलब्ध करा कर दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत जो है सेट नेट परीक्षा के लिए जो है और एमपीसी परीक्षा के लिए यह कोर्स उपलब्ध होगा। याद रखिएगा, यह सिर्फ परीक्षा तक सीमित नहीं है, आपको आगे चलकर इंटरव्यू की तैयारी के तौर पर भी आपको मार्गदर्शन किया जाएगा। इंटरव्यू में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, साथ में आपको कई हजार प्रश्नों को आपके सामने रखा जाएगा। जैसे मैंने कहा कि सभी पीडीएफ नोट्स यानी कि 10 इकाइयां सेटेट की होगी और 11 इकाइयां जो है एमपीसी की होगी, तो इसकी पीडीएफ नोट्स आपको दिए जाएंगे। साथ में इनके टेस्ट सीरीज के तौर पर 1100 प्रश्न और 1000 प्रश्न इकाई के तौर पर एक टेस्ट सीरीज दी जाएगी। एक टेस्ट सीरीज में आपको 100 प्रश्न होंगे, तो 1100 प्रश्न से आप परिचित हो रहे हो। जो नोट्स के द्वारा दिए जाने वाले प्रश्न अलग होंगे और वो अलग होंगे, याद रखिएगा। वास्तविकता 5000 प्लस जो है प्रश्न आपको सेट नेट के तौर पर, एमपीसी के तौर पर दिए जाएंगे। आपको उसमें से सिर्फ 75 प्रश्न जो है आना अत्यावश्यक है। कितने? 75% या 80%। 80 प्रश्न, 100 में से 100% गारंटी दे सकता हूं मैं कि आपको वो प्रश्न आएंगे, जरूर आएंगे। व्याकरण के लोग व्याकरण को ध्यान में रखकर तो 2-3 या 4-5 प्रश्न तो होंगे ही होंगे। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, बहुत गहराई से जा रहे हैं, जड़ से जा रहे हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर फोन कीजिएगा। इसकी मैंने फीस जो रखी है, सेटनेट के लिए जो फीस है 1999, 1999 पेपर दूसरा के लिए, और एमपीसी के लिए जो रखी है 3999। आप मान लीजिए आप 50 छात्रों में से होंगे, तो जल्दी आप कॉल करोगे तो इसमें भी आपको छूट दी जाएगी। आप सोचिए मत, आपको सभी रिकॉर्डेड लेक्चर दिए जाएंगे, सभी इकाइयों के पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे और हर दिन लाइव लेक्चर लिया जाएगा। साथ में आपको जो है हर इतवार के दिन एक टेस्ट के तौर पर, जैसे सेट नेट और एमपीसी का पेपर होता है, वैसा ही पेपर आपके साथ दिया जाएगा और लिया जाएगा। इसीलिए आप मुझसे जुड़िएगा, आपको 100 में से 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपका रिजल्ट जरूर आएगा। फीस के बारे में सोचिए मत, बहुत बहुत कम मात्रा में फीस है। बाकी क्लासेस पर आपने देखे होंगे 10,000 20,000, ऐसा नहीं। मैं छोटे से छोटे गांव के छात्रों के लिए क्लासेस और ज्ञान देने का कार्य कर रहा हूँ।
जो गरीब से गरीब है, निर्धन है, मुझे पता है पैसे की अहमियत उनके लिए बहुत आवश्यक है, तो भी आप पैसे के बारे में उतना मत सोचिए और इस नंबर पर कॉल कीजिए। मैं किसान का बेटा हूँ, मुझे भी आशा है कि मैं किसान के छात्रों बेटों को, और मैं भी किसान का उस दुख दर्द को जानता हूँ, और आपको भी वह ज्ञान देने का प्रयास कर रहा हूँ। आशा है कि आप मुझे कॉल करेंगे। अन्य भाग, भोजन नलिका, है ना? इसका बोलने में कोई कार्य नहीं नहीं है। यह पेट में खाली ले जाती है। चित्र में अंकित दो फेफड़े और तीर यह दर्शाता है कि हवा फेफड़ों से ऊपर की ओर जाती है और बोलने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। निष्कर्ष, बोलते समय ये सभी अंग एक तालमेल के काम करते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप पतंग बोलते हैं तो प के लिए ओठ 60 मिलते हैं, त बोलते हैं तो जीभ के नोक 18 नंबर का दांतों और 15 के छूता है। ग अंग के लिए वह नाक से निकली हुई आवाज जीभ का पिछला हिस्सा 21 कोमल तालु को छू जाता है, आदि। देखो, क्योंकि हम बोलते समय भी एक एक ही वाक्य से, एक ही ध्वनि से, एक ही रास्ते से वो शब्द नहीं निकलता है। कई रास्तों को पार करते हुए वो बाहर निकलता है। इस पर आधारित कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें सभी ध्वनियां मूर्धन्य है। ऑप्शन क्रमांक सी, ट, ठ, ढ, ढ़, ये मूर्धन्य है, यानी कि मूर्धन्य ध्वनियां वह उच्चारण में जीभ का अगला हिस्सा मुड़कर कठोर तालु के ऊपर ऊंचे भाग मूर्धा पर 12 संख्या 12 को छूता है। विकल्प ए दंत, विकल्प बी तालु और विकल्प बी ओष्ठ से। उच्चारण और स्थान की दृष्टि से कौन सा जोड़ा असंगत है, यानी कि गलत है? ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। सेट नेट एमपीसी में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। देखो, क ख ग कंठ, त थ द दंत, न प फ ब ओष्ठ और स न ल ये तालव्य, ये गलत है। बाकी सब सही है, ये तीनों भी सही है। स्पष्टीकरण, स न ल तालव्य नहीं बल्कि वत्स वत्स है। संख्या क्रमांक 14 दुनिया है। इसका उच्चारण मसूड़ों के पास से होता है। तालव्य ध्वनियां च वर्ग की होती है। मुख विवरण के भीतर जाने वाली वायु के मार्ग के आधार पर उच्चारण स्थानों का सही क्रम अंदर से बाहर की ओर क्या है? अंदर से बाहर की ओर कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। देखिए, ओष्ठ यहां पर भी है, यहां पर भी है। कंठ, मूर्धा, तालु, दंत, ओष्ठ। लेकिन ऑप्शन क्रमांक 1 सही है। कंठ, तालु, मूर्धा, मुंह, दंत और उसके बाद ओठ की ओर से बाहर निकलता हुआ शब्द दिखाई देता है। ध्वनि की मात्रा, स्पष्टीकरण, ध्वनि की यात्रा फेफड़ों से शुरू होकर सबसे पहले कंठ 10 पर आती है, फिर तालु 11 या 13, फिर मूर्धा 12, फिर दंत 15 और अंत में ओठ 16 की बाहर निकलती है। यानी कि जो नंबर दिए हैं, जो ऊपर चित्र में दिए गए हैं, उस नंबर को ध्यान में रखते हुए दिए गए हैं। स्थापना, ह ध्वनि को काकल्य या ग्लॉटल ध्वनि कहा जाता है। तर्क, क्यों? क्योंकि इसका उच्चारण स्वर तंत्र मुख से होता है। अब ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन क्रमांक 1 सही है। कैसे? स्पष्टीकरण, चित्र में संख्या 4 को दर्शाया गया है कि ह के उच्चारण में वायु बिना किसी उद्देश्य अवरोध के स्वर तंत्र मुख से रगड़ खाकर निकलती है, इसलिए इसे काकल्य ध्वनि भी कहा जाता है। याद रखिएगा। प्रश्न क्रमांक 5, सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित कीजिएगा। ओष्ठ, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन क्रमांक 1 ए सही है। ठीक है, ओष्ठ किसके साथ जुड़ा हुआ है? ओष्ठ जो है प वर्ग का है ना। दो दंत जो है त वर्ग का है और कंठ जो है क वर्ग, त वर्ग का क वर्ग का है और तालु जो है स वर्ग का है। स्पष्टीकरण, यह सीधा संबंध है। ओठों से प वर्ग, दांतों से त वर्ग और गले से क वर्ग और तालु से स वर्ग की ध्वनियां उत्पन्न होती है। आशा है आप मुझे
जरूर कॉल करेंगे और इस हिंदी साहित्य दीप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे। अगला वीडियो व्याकरण के तौर पर ऐसे ही आपके सामने ले आऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार। अभी नहीं तो कभी नहीं, इस बात को गौर कीजिएगा और करत करत अभ्यास जड़मति सुबह सुजान होए, इसी भी दोहे को गौर कीजिएगा और इस नंबर पर मुझे कॉल कीजिएगा। बहुत बहुत आभार।